हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है बीए थर्ड ईयर का HAST 305 मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका पार्ट है 1871 से लेकर 1919 तक का। इसमें जो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और एक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आज हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी या इमर्जेंस ऑफ जर्मनी एज ए यूनाइटेड नेशन, है ना, कि एक एकीकृत राज्य के रूप में जो है वो जर्मनी का उदय किस तरह से हुआ। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स इसमें रहेंगे जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, बीच में ये आएंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके मेनली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये पूरा का पूरा जो यूनिफिकेशन है हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट आपका रहेगा 1815 से लेकर 1848 तक का, इनिशियल जो एफर्ट्स किए गए, क्योंकि अगर आप शुरू वाली कहानी नहीं समझेंगे तो बाद वाला आपको टॉपिक जो है वो समझ नहीं आएगा। दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है 1861 से लेकर 1871 तक, मतलब वहाँ पे बिस्मार्क का हम देखेंगे कि बिस्मार्क ने जो है वो उसके क्या एफर्ट्स रहे। तो इसमें आपका आएगा होली रोमन एम्पायर क्या था, नेपोलियनिक वॉर का जिक्र आएगा, नेशनलिज्म क्या है इसका जिक्र आएगा, वियना कांग्रेस क्यों हुई इसका यहाँ पे हम इसकी बात करेंगे, राइन कॉन्फेडरेशन क्या था, राइन संघ जिसको कहते हैं, ब्रुशेन शेफ्ट क्या था, कासवाद डिक्री क्या था, या जोलोबेरिन या स्टॉर्म यूनियन जो है इसकी हम बात करेंगे, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या थी, और बिस्मार्क की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी जिसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी की सारी जो टर्म है आपको एग्जाम में ये पूछी जाती है 1 नंबर का, और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक देखिए, और इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैप ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। ये हमारे पास मैप है यूरोप का 1871 का, मतलब ये जो मैप है इसमें ये जर्मनी आप जो देख रहे हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर का है ये पूरा का पूरा क्या है, जर्मनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही कलर इसमें दिया गया है, मतलब ये पूरा का पूरा यूनाइटेड जर्मनी है। 1871 में ये क्या हो चुका है, यूनाइट हो चुका है। लेकिन बिफोर 1871 की हम बात करें, 1815 से इसकी अगर हम कहानी ले, तो ये इस तरह का नहीं है इसका नक्शा। मतलब इसमें जो है वो बहुत छोटे छोटे स्टेट्स है, लगभग कुछ बड़े राज्य है और कुछ छोटे स्टेट है, कहीं पे स्वतंत्र शहर है, कहीं पे डचीज है। तो ये जो सारे के सारे जो जर्मन स्टेट्स है ये क्या है, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड है ना। मतलब जो जर्मनी है वो सिर्फ एक भौगोलिक चिन्ह मात्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया क्या था, एक 1947 से पहले एक भौगोलिक चिन्ह मात्र था। मतलब इसमें एक ब्रिटिश इंडिया था और दूसरे क्या थे, प्रिंसली स्टेट से, मतलब छोटे छोटे राज्य जो है वो अलग अलग पार्ट में रूल करते थे, है ना। और फिर उसको जो है वो 1947 से पहले हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने क्या किया, उसको यूनाइट कर दिया। लगभग 565 के लगभग छोटे छोटे स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स। इसलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो वो भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो सेम जर्मनी में भी बिस्मार्क ने क्या किया, ये सारे के सारे जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उसको मर्ज करके एक यूनाइटेड जर्मनी का जो है यहाँ पे स्थापना की। दूसरी जो महत्वपूर्ण कंट्री आती है वो ऑस्ट्रिया आती है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है ये ऑस्ट्रिया है, काफ़ी पावरफुल है ये हंगरी है ना। ये रिपब्लिक ऑफ फ्रांस है, इसका भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। ये डेनमार्क है, इसका इसका भी हम देखेंगे कि पहली जो वॉर है वो डेनमार्क के साथ ही होती है। और ये इटली है, अब इटली जो है ये भी यूनाइट हो चुका है। ये वाली जो टेरिटरी है पूरी की पूरी इटली है, ये सर्डेनिया है ना, इटली का ही पार्ट है ये। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो मैप है इसको हम देखेंगे। और ये जो टेरिटरी आती है आपकी ऑस्ट्रिया जर्मनी, ये मिडिल यूरोप में आती है, मध्य यूरोप में आती है, ये रशियन एम्पायर है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो अर्लियर एफर्ट्स थे, जैसे हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो शुरुआती एफर्ट्स किए गए, 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद फिर हमारा नेशनल मूवमेंट चला, तभी तो इंडिया जो है वो यूनाइट हो पाया, है ना। जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो खत्म हुए और हमारा जो भारत है वो एक देश बनता है। तो यहाँ पे भी जो है अब हम देखें तो 1789 की जब फ्रांस की क्रांति होती है उस वक्त जो जर्मनी है वो लगभग 360 के लगभग छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड है। और इसका जो एक अध्यक्ष होता है, एक हेड होता है। और 15 सेंचुरी से एक जो ट्रेडिशन चला आ रहा था जर्मनी के अंदर, उसमें जो ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है वो क्या चुना जाता है, इसका अध्यक्ष चुना जाता है।
और ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है, ये वाली जो टेरिटरी है, इसको क्या कहा जाता है? होली रोमन एम्पायर। इसको हम आगे डिफाइन करेंगे, होली रोमन एम्पायर क्या था, है ना। तो ऑस्ट्रिया का जो सम्राट है इसका अध्यक्ष है, और 18th सेंचुरी में अब कुछ चेंज होते हैं वहाँ की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इसमें जो होली रोमन एम्पायर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है। अब जब कमज़ोर हो जाता है तो इसमें इसके पास ना तो कोई ऑर्डर देने की पावर है, ना तो ये सेना रखने की पावर है, ना तो कोई पॉलिसी बना सकता है, क्योंकि काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। और यहाँ पे जो है एक प्रतिनिधि संस्था भी है, इसको क्या कहा जाता है? इम्पीरियल डाइट। इम्पीरियल डाइट जो है ये भी काफ़ी पावरलेस है। मेनली जो है इसका जो इंपीरियल डाइट में जो मेंबर चुने जाते थे वो छोटे छोटे राज्यों के प्रतिनिधि ही होते थे, और वहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ को ये इम्प्लीमेंट करते थे। और जो साधारण लोग थे उसको कोई भी अधिकार जो है वो जर्मनी के अंदर और ये जो स्टेट्स थे इसमें नहीं मिले हुए थे। और इसमें ये जो सारे के सारे जो स्टेट्स थे वो आपसी झगड़े में लगे रहते थे। और यहाँ पे जो वॉल्टर है ये बोलते हैं कि जो पवित्र रोम साम्राज्य था 18th सेंचुरी में, ये बोलते हैं ये ना तो पवित्र रोम साम्राज्य, ना तो पवित्र था, ना ही रोमन था, और ना ही साम्राज्य था। और पर्शिया और ऑस्ट्रिया, पर्शिया जो है वो जर्मनी का ही एक स्टेट है, लेकिन ये इसकी जो टेरिटरी है, इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो पर्शिया है वो एक लीडर की तरह काम करेगा। मतलब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन होगा वो किसके अंडर होगा? पर्शिया के अंडर ही होगा, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है। और दूसरा जो ऑस्ट्रिया था, ये जो पर्शिया और ऑस्ट्रिया है ये बड़े राज्य है, और यही जर्मनी के जो आंतरिक मामले हैं उसमें क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं, दखल देते हैं, है ना। तो इसमें जो है अब जो फ्रांस की क्रांति होती है इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो फ्रांस की क्रांति के जो प्रिंसिपल थे उसमें बात की गई समानता की, स्वतंत्रता की, ब्रदरहुड की, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उस वक्त जर्मनी में नहीं थी, क्योंकि जो सारा का सारा जो है तानाशाही सरकारें थी, वहाँ पे छोटे छोटे राजा थे। तो यहाँ की जो ये क्रांति होती है 1789 की, इसने लोगों को जर्मनी के काफ़ी मोबिलाइज किया, और उनको ये लगने लगा कि हम जो है वो यूनाइट हो सकते हैं। तो इसका जो मेन जो कंसेप्ट था यूनाइट होने का वो था नेशनल स्पिरिट, राष्ट्रीय भावना का उदय। नेशनलिज्म जिसकी हम बात करेंगे, जो नेशनलिज्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनलिज्म के बिना कोई भी कंट्री जो है वो यूनाइट नहीं होगी ना, लोग यूनाइट नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रवाद था इसको अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद क्या है, इसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी जा सकती है। मतलब एक पर्टिकुलर जो टेरिटरी में जो लोग रहते हैं, रीजन में जो लोग रहते हैं, उनको लगता है कि उनकी भाषा, उनकी परंपरा, उनका इतिहास, है ना, उनकी संस्कृति जो है वो एक रही है ना, कभी वो एक रहे हैं। तो उन लोगों के अंदर जो है जो भाईचारा है ना, उनको लगता है कि हम कभी भाई भाई रहे हैं आपस में। तो यहाँ से जो है वो लोगों के अंदर जो है वो एकता आती है। और जो नेशनलिज्म है उससे जो है वो कंट्री यूनाइट भी होती है, और उससे क्या होता है, कंट्री कोई अलग भी हो जाती है। जैसे हम 1947 में बात करें तो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो उसका मेन कारण क्या था? जो वहाँ के लोग थे उनको ये लगता था कि उनका जो धर्म है वो अलग है, उनकी जो रीति रिवाज है वो अलग है, हिंदुओं से मेल नहीं खाते हैं। तो जो टू नेशंस थ्योरी थी उसी में यही बात की गई थी कि हमें अपना अलग होमलैंड हमारा होना चाहिए, जिसमें हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना जो धर्म है उसको सुरक्षित कर सके। इसलिए पाकिस्तान अलग हो गया। फिर बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, वहाँ के लोगों को ही लगने लगा कि हम बांग्ला बोलते हैं, हमारा जो क्षेत्र वो पाकिस्तान से काफ़ी दूर है, पाकिस्तान जो है वो पश्चिम में है, बांग्लादेश जो है वो पूर्व में है ना, इसलिए हमें अलग होना चाहिए। तो वहाँ पे 1971 में जो है वो मूवमेंट चलता है, बांग्लादेश अलग देश बन जाता है ना। और ये जो छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट थे जो यूनाइट हुए 1947 से पहले, यूनाइट किया गया इनको, ये राष्ट्रवाद के नाम पे ही यूनाइट हुए सारे के सारे, है ना। तो ये जो स्पिरिट है राष्ट्रवाद की, अगर आने वाले समय में कभी लगता है जो भारतीय है उनको ये लगता है कि हम सारे के सारे एक ही थे, पाकिस्तान के लोग भी उनको लगता कि हम सभी एक थे, हमारे पूर्वज एक थे, बांग्लादेश के लोगों को लगता कि हम एक थे, तो इससे क्या होगा, सारे के सारे लोग जो आने वाले समय में हो सकता है यूनाइट हो जाए। तो वो कैसे होगा? इस तरह से लोगों में जो भावना आएगी उसके कारण ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो होंगी। तो यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि दो फेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ 1815 1848 और सेकंड फेज़ यहाँ पे बिस्मार्क 1861 1871। तो दूसरा जो फेज़ है वो सेकंड वीडियो में हम देखेंगे। पहले हम बात करते 1815 से लेकर 48 तक क्या हुआ, कौन कौन से प्रयास किए गए। तो ये है होली रोमन एम्पायर।
होली रोमन एम्पायर किसको कहा जाता है? जो मध्य यूरोप का जो भाग है इसको बोला जाता है होली रोमन एम्पायर। होली मतलब पवित्र हो गया, रोमन मतलब जो कैथोलिक चर्च है उसका जो पोप है वो कहाँ पे बैठता है? रोम में बैठता है ना। जैसे जो आपका मुस्लिम वर्ल्ड है उसका एक हेड है खलीफा। तो हमारे जो मीडिवल पीरियड थे उसमें जो राजा जो किंग होते थे, जो सुल्तान होते थे, वो अपने आप को किसके नाम पे यहाँ पे रूल करते थे? वो बोलते थे कि हम जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं वो खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में रूल कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मतलब जो कैथोलिक चर्च है, जो ईसाई जगत है, उसका हेड है पोप, उसके प्रति अपनी जो सिंपैथी है उसको दिखाने के लिए, मतलब अपना जो इसका क्षेत्र है उसको जस्टिफाई करने के लिए अपनी टेरिटरी को, वो क्या करते हैं? रोमन एम्पायर के प्रति जो है अपनी सिंपैथी जताते हैं। तो यहाँ पे रोमन कैथोलिक चर्च का हेड है और एम्पायर मतलब जो टेरिटरी है इसको क्या कहा गया? होली रोमन एम्पायर। तो ये 18वीं सेंचुरी तक जो है वो काफ़ी पावरफुल था। इसमें ऑस्ट्रिया भी आता था, जर्मनी भी आता था, है ना। ये मध्य यूरोप का सारा जो पार्ट है, परमा है, ये सिवॉय है, ये सारे के सारे जो है इसको होली रोमन एम्पायर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं, ये है मैप हमारा जो यूनिफिकेशन होता है 1865 से लेकर 71 तक का, ये मैप है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली जो टेरिटरी है पिंक कलर में, ये सारा का सारा क्या है? पर्शिया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जर्मनी में ये जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इसमें सबसे बड़ा क्या है? पर्शिया है। और यहाँ पे जो डायनेस्टी रूल कर रही है इस वक्त, वो कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है? इसमें है आपका नीचे वाला जो एरिया है, इसमें हेव्सबर्ग डायनेस्टी है। जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो है, इसमें हेव्सबर्ग डायनेस्टी रूल करती है। और यहाँ पे जो है होहेन जोलर्न जो है, वो डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे रूल करती है। हेम्सबर्ग और होहेन जोलर्न जो है, होहेल जोलर्न कहाँ पे है? आपको प्रश्न आ सकता है। ये पर्शिया में रूल कर रही है। अब इनके बीच में जो है वो कन्फ्लिक्ट चलता है, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, क्योंकि पर्शिया जो है वो पूरे के पूरे जर्मनी का लीडर है। कुछ और स्टेट है इसमें, वारविया है, बुटेमबर्ग है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली टेरिटरी। ये फ्रैंकफर्ट है, इसका भी जिक्र आएगा। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? राइन नदी के साथ ही है। ये राइन रिवर है, राइन नदी कहाँ पे है? फ्रांस के साथ ही है। इसका जो संघ बनता है जिसको हम राइन कॉन्फेडरेशन के नाम से जानते हैं। वेस्टफेलिया है, हैनोवर है, ओल्डबर्ग है, हॉलस्टाइन है, श्लेशबिंग है, इसकी लड़ाई होती है इसके लिए, उसको भी हम देखेंगे। हैमबर्ग है। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे स्टेट है, सैक्सनी है। तो ये सारे के सारे क्या है? छोटे छोटे स्टेट है। और इसमें सबसे बड़ा क्या है? पर्शिया है। ईस्ट पर्शिया, वेस्ट पर्शिया, दो पार्ट में ये डिवाइड है ना। तो इसके अंडर अब जो है वो आपका क्या होगा? यूनिफिकेशन होगा। ये प्रेग है, इसको भी आप आगे देखेंगे प्रेग की संधि किस तरह से हुई। और ये बोहेमिया है, बोहेमिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन एम्पायर का ही पार्ट है। अब हम जल्दी से बात करते हैं स्टार्ट कैसे हुआ। अब नेपोलियनिक वॉर का युग चला हुआ है 1803 से लेकर 1850 तक। इसमें नेपोलियन ने पूरे के पूरे यूरोप को जो है वो अपने कब्जे में ले लिया। और 2 दिसंबर 1805 को एक वॉर होता है जिसको कहा जाता है, ऑस्ट्रिया को इसने हरा दिया ऑस्ट्रेलीज के युद्ध में, बुरी तरह से हरा दिया। और यहाँ पे ऑस्ट्रिया को फोर्स किया गया एक संधि करने के लिए। ये ट्रीटी जो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रेसबर्ग की ट्रीटी। और इस प्रेसबर्ग की ट्रीटी के अनुसार जो है जर्मनी ने क्या किया? जो होली रोमन एम्पायर था उसका क्या कर दिया? उसको भंग कर दिया, है ना। उसका प्रभुत्व जो वो समाप्त कर दिया। और यहाँ पे क्या किया? ये जो 300 के लगभग जो छोटे छोटे स्टेट्स थे इसको मिलाकर क्या किया? एक संघ बनाया जिसको कहा जाता है राइन संघ, है ना। कॉन्फेडरेशंस ऑफ राइन। राइन संघ कैसे बना? 300 स्टेट्स, उसको मर्ज कर दिया गया। 2 जुलाई 1806 पेरिस में जो है राइन परिसंघ की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें 16 जर्मन स्टेट्स जो है वो एक संघ में शामिल हो गए। अब पहले क्या थे? 300 के लगभग थे, अब 16 स्टेट्स क्या हो गए? उन्होंने एक संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया। और नेपोलियन जो था वो इसका हेड था। इसके बाद 1806 में दोबारा से जो है पर्शिया को हरा दिया नेपोलियन ने। और पर्शिया को हराने के बाद नेपोलियन ने क्या किया? यहाँ पे द्वितीय राइन परिसंघ की स्थापना की। और इसमें कुछ और जो स्टेट्स थे उनको मजबूर किया गया कि वो राइन संघ का पार्ट बन जाए। इसमें 23 जर्मन स्टेट्स परिसंघ इसमें शामिल हो गए। 1808 में बड़े स्तर पे और इसमें जो स्टेट्स थे उसको शामिल किया गया। उसमें लगभग 36 राज्य थे, जिसमें 4 राज्य, 5 ग्रैंड डची, 13 डची, 17 के लगभग रियासतें थी छोटी छोटी, जिसमें हेमबर्ग है, ल्यूबेक है, ब्रेमन्स है, फ्री हंसा है,
ये शहर है जो कि इसमें शामिल हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है पश्चिमी तट और एरफर्ट की जो रियासत थी उसको फ्रांसीसी साम्राज्य ने जो है वो पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेता है ना। तो फ्रांस इस वक्त जो वो काफ़ी पावरफुल है। ये जो दो जो स्टेट्स थी इस पर डायरेक्टली कब्जा कर लिया गया फ्रांस के द्वारा। तो फ्रांस आप मैप में देख रहे हैं कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है ये फ्रांस का है और ये क्या है, राइन नदी है ना। तो ये जो स्टेट्स थे इसको मिलाकर बना दिया राइन संघ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ये वाला जो है आपका, ये जो कॉन्फेडरेशंस ऑफ ये हमने बात की राइन, ये इसमें इस तरह का ये टेरिटरी है ना। किंगडम ऑफ सैक्सनी, ये ऑस्ट्रिया है ना। ये पर्शिया है आपका, ये किंगडम ऑफ वेस्टफेलिया है, किंगडम ऑफ बुटेमबर्ग है ना, ग्रैंड डची ऑफ बेडन है, ये आपकी छोटी छोटी डचियाँ है ना। तो ये एक परिसंघ बन जाता है जिसको कहा जाता है राइन परिसंघ। अब ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, अब 1813 में जो है वो परिस्थितियाँ यूरोप की जो वो चेंज होनी शुरू हुई। 1833 में क्या हुआ, लिपजिंग के युद्ध में नेपोलियन हार जाता है। 1815 में और एक बैटल होता है वाटरलू का युद्ध, उसमें नेपोलियन पूरी तरह से हार जाता है। और उस हार के बाद जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है जिसको कहा जाता है वियना कांग्रेस, वियना सेटलमेंट। सारा का सारा जो यूनिफिकेशन है, चाहे वो इटली का यूनिफिकेशन हो चाहे वो जर्मनी का यूनिफिकेशन हो, वो कहाँ से कहानी शुरू होती है, वियना कांग्रेस से। तो वियना कांग्रेस जो है वो 1815 में बुलाई गई नेपोलियन के हारने के बाद। इसमें जो बड़े बड़े जो राष्ट्र है उनका एक सम्मेलन होता है और इसका जो मेन कॉज था वियना कांग्रेस को बुलाने का, वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में है। उसके पीछे जो कॉज था बड़े बड़े राष्ट्रों का कि यूरोप में आने वाले समय में नेपोलियन जैसा कोई व्यक्ति ना हो और एक जो शक्ति संतुलन है वो बना रहे। मतलब कोई भी राष्ट्र जो है, कोई भी देश इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए जिससे कि तानाशाही और इस तरह से दूसरे राष्ट्रों के ऊपर कब्जा करने की जो प्रवृत्ति है वो वहाँ पे शुरू हो। और इसमें जो वियना कांग्रेस में ये डिसीजन लिया गया कि जो नेपोलियन से पहले की जो व्यवस्था थी, मतलब जो यूरोप नेपोलियन से पहले का था उसी अवस्था में नेपोलियन को जो है वो यूरोप को जो है वो लाना है। तो इसमें अब क्या किया गया, यहाँ पे जर्मनी के जो देशभक्त थे, ये जो आपका राइन कॉन्फेडरेशन था ये काफ़ी महत्वपूर्ण था जर्मन्स के लिए। इससे जो है जर्मन यूनाइट होते हैं। उनको लगता कि ये 300 के लगभग जो स्टेट्स थे इसमें तो उनको घाटा हो रहा था। अब जो कॉन्फेडरेशन बनाया गया तो एक तरह की व्यवस्था नेपोलियन ने स्थापित की। जैसे भारत का जो राष्ट्रीय मूवमेंट्स था उसमें अंग्रेजों का काफ़ी रोल रहा है उसको लाने में, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर जब कब्जा कर लिया तो वहाँ पे एक तरह की व्यवस्था, एक तरह के कानून, रेल की शुरुआत की गई है ना। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें थी वो इंडियंस को क्या किया, एकता के सूत्र में बांध दिया, एक एक कर दिया उनको अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे स्टेट्स जो बनाए मर्ज किए गए थे कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन में, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और उन जर्मनी के देशभक्तों को ये लगता है कि उनको आगे आने वाले समय में यूनाइट हो जाना चाहिए। लेकिन जो वियना कांग्रेस था इससे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली जर्मनी के देशभक्तों को, क्योंकि इसमें फिर से जो वही पुरानी व्यवस्था थी, इसमें दोबारा से जर्मनी को लगभग 39 छोटे छोटे स्टेट्स में जो है वो संगठित कर दिया गया है ना। उसको मतलब जो राइन कॉन्फेडरेशंस था उसको भंग कर दिया गया, क्योंकि वो नेपोलियन को कोई भी व्यवस्था को यूरोप में नहीं रहने देना चाहते थे। और ऐसी अवस्था में अब क्या होता है, कुछ जो बुद्धिजीवी लोग थे जर्मनी के, जिसमें जीना यूनिवर्सिटी जो है उसके कुछ छात्र और कुछ प्रोफेसर्स जो थे, उन्होंने मिलकर जो है वो ये डिसीजन लिया कि किस तरह से जर्मनी के जो यूनिफिकेशन का मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कुछ गुप्त समितियां बनानी शुरू कर दी जिसको ब्रुशेन शेफ्ट कहा जाता है। तो एग्जाम में आपको आता है कि ब्रुशेन शेफ्ट क्या था। तो ब्रुशेन शेफ्ट जो था वो क्या था, इसमें मतलब ये डिस्कशन कर रहे थे कि आने वाले समय में इस मूवमेंट को हम कैसे ले जाएंगे। तो इसमें कुछ छात्र थे, कुछ प्रोफेसर्स शामिल थे, कुछ जर्मनी के कुछ देशभक्त थे। और इस तरह से गुप्त समितियां जो है अलग अलग पार्ट में बननी शुरू हुई। और इसका जब पता ऑस्ट्रिया का जो प्रधानमंत्री है मेटरनिक, उसको ये पता चलता है, तो उसने क्या किया, यहाँ पे एक गलती हो गई इनसे, एक समारोह हो रहा था यहाँ पे जिसमें कि कुछ देशभक्तों ने जो है काटजेब नाम के एक रूसी पत्रकार था उसको ऑस्ट्रिया का गुप्त समझकर जो है गुप्तचर समझकर मार दिया गया। और मैटरनिक को जब यहाँ पे मौका मिल जाता है और उसने क्या कर दिया, सेपरेशन कर दिया काफ़ी बलपूर्वक। जो ये लिबरल आइडिया जो इमर्ज हो रहे थे ब्रुशेन सेफ्ट के द्वारा, उसको क्या कर दिया, कुचल दिया गया। जैसे भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई,
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्या था, उसमें जो एओ ह्यूम थे उन्होंने जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो छात्र और अध्यापक थे उनके नाम एक ओपन लेटर लिखा था। उसमें डिमांड की गई थी कि मुझे कुछ देशभक्त चाहिए जिनमें कि देश प्रेम की भावना हो, देश के लिए कुछ कर सकें। तो ब्रुशेन शेफ्ट भी आप उसी तरह का एक गठबंधन जो है, एक गुप्त गठबंधन ये तैयार किया गया, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सीक्रेट नहीं था। तो ये गुप्त समितियों को जो है वो अब इसका दमन कर दिया जाता है। और यहाँ पे रिप्रेशंस ऑफ लिबरल बाय मैटरनिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कार्लसबर्ग डिक्री। जैसे भारत में क्या किया, कार्लसबर्ग डिक्री जो है वो जर्मनी में, भारत में क्या किया 1917 में एक एक्ट आता है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के पीछे मेन कारण क्या था कि जो वहाँ पे राष्ट्रीयता के जो विचार पनप रहे थे उसको कुचलना इसके पीछे कारण था। क्योंकि उसमें था कि नो वकील नो अपील नो दलील, किसी को भी जब चाहे पुलिस पकड़ सकती थी, जेल में डाल सकती थी, कोई भी उसके पीछे कॉज नहीं मांग सकता था कि क्यों हमें जेल में डाल दिया गया है। तो कासबाद डिग्री जो मैटरनिक ने लाई, विलियम फेडरिक तृतीय का शासन है यहाँ पे पर्शिया में, इसके साथ मिलकर जो है इन्होंने क्या किया, एक अधिनियम पारित किया जिसको कि 1819 में इसको कासबाद अधिनियम कहा जाता है। 6 राज्यों की ये बैठक बुलाता है और 6 राज्यों की बैठक बुलाने के बाद उसमें जर्मनी के 6 स्टेट्स जो है वो ये उनके साथ मिलकर ये डिसीजन लेता है कि जो लिबरल आइडिया, जो उदारवादी विचार जो पनप रहे हैं उसको किस तरह से कुचला जाए। तो ये कासबाद अधिनियम जो है वो आप ये इसकी तरह ही मान सकते हैं, रॉलेट एक्ट की तरह। तो इसमें क्या किया गया, सबसे पहले विश्वविद्यालय के छात्र और अध्यापक जो है उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। एक क्यूरेटर नियुक्त किया गया, एक निरीक्षक नियुक्त किया गया। मतलब आपकी क्लास हो रही है तो क्लास में जो है वो क्यूरेटर जो है वो देखेगा कि प्रोफेसर जो है वो क्या पढ़ा रहा है, टीचर क्या पढ़ा रहा है, उस पर निगरानी रखी जाएगी ताकि लिबरल आइडिया ना पनपे। जो गुप्त समितियां थी उसको इलीगल घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। और विश्वविद्यालयों और उन अध्यापकों को हटा दिया जाता है जो कि क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का उनके ऊपर डाउट था। मतलब कोई भी क्रांतिकारी विचार, ऐसे कोई अध्यापक होंगे जो लोगों को जागरूक करेंगे, उनके अधिकारों के प्रति सचेत करेंगे, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, दबा दिया जाएगा। विद्यार्थी जो है वो संघ नहीं बना सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जैसे विद्यार्थी समूह बने होते हैं तो वो नहीं बना सकते हैं। अगर संघ नहीं बना सकेंगे तो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, पाठ्यक्रम जो सिलेबस था उससे ऐसी सारी पुस्तकें हटा दी गई जो कि राष्ट्रीयता और उदारता के प्रचार में जो है वो सहायक सिद्ध हो सकती थी, मतलब उसका प्रचार और प्रसार करती थी। प्रेस और समाचार पत्र, उसके ऊपर सेंसर लगा दी गई। जैसे इंडिया में वर्नाक्युलर एक्ट आता है 1877 में, तो वर्नाक्युलर एक्ट क्या था, उसमें भी जो देसी जो स्थानीय भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते थे उसको बैन कर दिया गया। माने मतलब तेलुगु में छपता है, गुजराती में छपता है, क्योंकि जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज थी उसको लोग ज़्यादा पढ़ते थे, उसको बैन कर दिया गया, सेंसर लगा दिया गया। तो यहाँ पे भी इसको इस तरह से किया गया। और सभी राज्यों के शासकों को जो है वो ये ऑर्डर दिया गया कि उदारवादी आंदोलनों का सप्रेशन कर दे, उसका दमन कर दे। और क्रांतिकारी सिद्धांतों को कुचलने के लिए जो है एक पुलिस जो है उसको विशेषाधिकार दिए गए, जैसे रोलेट एक्ट में दिए गए थे कि वो जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे किसी को भी पकड़ सकते हैं, कोई भी पूछ नहीं सकता था कि हमें क्यों पकड़ा जा रहा है। और गुप्तचरों का एक जाल सा बिछा दिए गए पूरे के पूरे जर्मनी में, जो कि चेक करते रहते थे कि कहीं पे क्रांतिकारी आइडिया तो नहीं इमर्ज हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है इसको कुचल दिया जाता है। अब होता है इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी और जोलबेरियन या स्टॉर्म यूनियन। अब इसको आप देखेंगे कि आर्थिक ये क्या था, है ना। तो जोलबेरिन जो स्टॉर्म यूनियन था, जिसको कि जोलबेरिन के नाम से जाना जाता है, ये था एक व्यापार संबंधी जो नियम है। अब जो स्टेट्स थे जर्मनी के वो अलग अलग व्यापार करते थे। मान लो इंडिया है, इंडिया के स्टेट है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है। तो हिमाचल का सामान हरियाणा में जाएगा, पंजाब में जाएगा, तो हर राज्य में उसको क्या करना पड़ता था, चुंगी कर देना पड़ता था, उसको टैक्स देना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था, एक तो ओपन व्यापार नहीं कर पाते थे, प्रतिबंध था उसमें क्योंकि टैक्स देना पड़ता था, चुंगी कर। दूसरा, जब व्यापार अगर सामान चला भी जाता था कहीं पे, तो इसमें जो फाइनली जब सामान लोगों तक पहुंचता था वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, क्योंकि उसमें हर एक स्टेट में, अब जर्मनी में इतने सारे 39 के लगभग स्टेट्स हैं, है ना, जो आपका ये इसके बियाना कांग्रेस के बाद, तो ये सारे के सारे जो प्रतिबंध थे, अब व्यापारियों को इससे घाटा हो रहा था।
तो अब जो 18 रियासतें हैं जर्मनी की, उन्होंने सोचा कि हम एक अपना संघ बना लेते हैं, आर्थिक संघ इसको कहा गया, ज़ोलबेरिन या स्टॉर्म यूनियन। तो ये 18 जो स्टेट्स थे ये स्वतंत्र व्यापार जो है उसके पक्षधर थे, और इन्होंने क्या किया, अब 18 जो स्टेट थे उसमें स्वतंत्र व्यापार होने लगा, बिना चुंगी करके माल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो दूसरे जो राज्य थे जर्मनी के वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। और 1834 में जब ऑस्ट्रिया को ये पता चलता है कि ये जो संघ है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, आने वाले समय में ये लोग इससे यूनाइट हो जाएंगे, एकता स्थापित हो जाएगी, और एकता स्थापित होने के बाद जो है वो उसके लिए खतरा हो जाएगा, तो उसको फिर जो है रोकने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। और विलियम कांट एक व्यक्ति हुए, वो ज़ोलबेरिन के बारे में कहते हैं इसका क्या महत्व था। ये बोलते हैं कि ये एक युग परिवर्तक घटना थी, ये राजनीतिक एकता की ओर पहला कदम था। मतलब आर्थिक, जैसे इंडिया में आर्थिक एकता हुई तभी तो राजनीतिक एकीकरण हुआ है ना, और इससे जो है वो मैटरनिक भयभीत हो जाता है, और उसने जो है इसको समाप्त करने के प्रयास जो है वो आने वाले समय में जो है उसको शुरू कर देता है। तो ज़ोलबेरिन आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा फर्स्ट फेज में। औद्योगिक क्रांति का दौर चला हुआ है 1750 से लेकर 1850 तक, इंग्लैंड में खासकर, और इसका इम्पैक्ट दूसरे जो यूरोपियंस कंट्री थी उसमें भी पड़ा। मेनली जो कॉटन मिल्स थी वो लगाई गई, और इससे बड़े बड़े नगरों का इमर्ज होता है। और जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो व्यापारी जो लोग थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई कहाँ जाता है, और वहाँ पे जो है औद्योगिक क्रांति के कारण जर्मनी में भी पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। और ये जो पूंजीपति वर्ग है वहाँ की राजनीतिक अवस्था को काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि पूंजीपति नहीं चाहेगा कि छोटे छोटे राज्य हो, उद्योगपति ये नहीं चाहेगा कि छोटे छोटे राज्य हो उसमें अशांति रहे। तो उद्योगों और पूंजीपतियों के लिए क्या होना चाहिए, बड़े बड़े राज्य होने चाहिए, जिससे कि उनका इंडस्ट्री जो वो ठीक ढंग से चल सके, और शांति होनी चाहिए उसमें। तो इन्होंने जो राजनीतिक दबाव था उसको बनाना, जो पॉलिटिकल प्रेशर जो है वहाँ की जो सरकारें थी उसके ऊपर बनाना शुरू कर दिया। और ये जो पूंजीपति वर्ग था इसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जैसे इंडिया में भी पूंजीपति वर्ग या जो मिडिल क्लास था उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब है इंटेलेक्चुअल क्लास, जो बौद्धिक जो वर्ग है। भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें भी बौद्धिक वर्ग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो यहाँ पे भी जो 18th सेंचुरी थी वहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल क्लास था वहाँ का बौद्धिक वर्ग, अब उसके पास हथियार तो नहीं है लड़ने के लिए, तो वो कैसे लड़ेगा। मेनली उसके पास क्या है, जो वो लेखन अपना लिखता है, कुछ लिखता है, न्यूज़पेपर में लिखता है, मैगजीन में लिखता है, उससे लोगों के अंदर जो है वो क्रांतिकारी विचारों को जो है वो ला सकता है, स्वतंत्रता की भावनाएं विकसित कर सकता है, लोगों को शिक्षित कर सकता है, उनको जागृत कर सकता है, उनमें एकता ला सकता है। तो यहाँ पे जो ये जो सारे के सारे जो अब जो राजा होगा, जो तानाशाह होगा, वो सबसे ज़्यादा किससे डरेगा, जो आपकी बौद्धिक वर्ग है उससे डरेगा। जैसे कार्ल मार्क्स थे तो उनको बेचारे को जिस भी कंट्री में जाते थे उनको निकाल दिया जाता था, क्योंकि उनके लेखन में इतनी शक्ति थी कि वो बड़े से बड़े तानाशाही सरकार को जो है वो उखाड़ सकती थी। तो यहाँ पे जो है कुछ एक दार्शनिक हुए, इसमें एक दार्शनिक हुए हर्डर, इन्होंने सर्वप्रथम मानव स्वतंत्रता की बात की। हार्डेनबर्ग हुए, इन्होंने एक बहुत बड़े लेखक और कवि थे, इन्होंने अपने लेखन के द्वारा लोगों को जागरूक किया और जर्मनी के अतीत के इतिहास को उजागर किया। जैसे हमारे राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, उन्होंने, क्योंकि हमारे जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उन्होंने जो है वो हमारे देश को भला बुरा कहा, तो उन्होंने जागृत करने का काम किया कि हमारा देश जो है वो प्राचीन समय में बहुत महान था। तो इन्होंने जो है प्राचीन जो इतिहास है जर्मन का, कि आप लोग ऐसे थे, आप यूनाइटेड थे प्राचीन काल में, उसको लाए। इसमें डॉलमेन है, रंके हैं, बॉमर है, तो ये सारे के सारे जो लोग थे इन्होंने प्राचीन इतिहास को जो है लोगों के सामने प्रस्तुत किया, और उससे लोगों के अंदर एक स्पिरिट, एक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो विकसित होती है। उनको लगने लगता है कि जर्मनी जो है वो काफ़ी महान देश था, और ये सारे के सारे जो नेपोलियन या दूसरे जो लोग आए इन्होंने गड़बड़ की, और हमें जो है वो यूनाइट हो जाना चाहिए। तो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट 1830 की क्रांति होती है फ्रांस के अंदर। यहाँ पे कुछ एक जो जर्मनी रियासतें थी 1830 की, जो फ्रांस की क्रांति थी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, जिसमें हैनोवर, हेस, सेक्सनी है, बुडबिक है, ये उत्तरी रियासतें, और बेबेरिया है, बुटेमबर्ग है, ये जो दक्षिणी रियासतें थी। यहाँ पर जो है जो उनके शासक थे उनके खिलाफ इन्होंने विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे 1835 में क्या करना पड़ता है इन शासकों को, मजबूरी में अपने यहाँ पे जो है वो उदारवादी संविधान को लागू करना पड़ता है, मतलब लोगों को कुछ अधिकार देने पड़ते हैं। लेकिन मैटरनिक अब यहाँ पे टांग अड़ाता है, मैटरनिक जो है वो उदारवादी आंदोलनों को जो वो सहन नहीं करता है, और 1830
1832 से लेकर 1834, जैसे ही उनको पता चलता है कि यहाँ पे उदारवादी इन रियासतों में मूवमेंट चला हुआ है, उदारवादी संविधान लागू कर दिया गया है, तो इसने जो कार्लसबाद जो अधिनियम बनाए गए थे उनको जर्मनी डाइट से दोबारा जो है उसको कठोरता से लागू करने के लिए जो एक नियम पास करवा लिया, और राज्य की जो संसदें थी उनके अधिकारों में भी कमी कर देता है। और इसमें फिर से दोबारा से एक बार जो है वो प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं जर्मनी में। प्रेस, भाषण देने की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालय पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाता है, विद्यार्थियों को संघ बनाने की मनाही कर दी जाती है, देशभक्तों और राष्ट्रवादियों को कठोर दंड दिए जाते हैं, उनको देश से निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है मेटरनिक ने जर्मनी के विभिन्न राज्यों के शासकों के जो वैध शासन को जो है वो समाप्त कर देता है। यहाँ पे जो ये उदारवादी शासन इन्होंने लागू किया था, और इस तरह से फिर से उदारवादी जो ये नीति थी, प्रतिक्रियावादी जो नीति थी मेटरनिक की, वो यहाँ पे सफल होती है। अब होती है 1848 में एक और क्रांति होती है फ्रांस के अंदर। अब आप देख रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे दोबारा से फिर से जो लिबरल मूवमेंट्स है वो जर्मनी में इमर्ज हो जाते हैं 1848 की क्रांति में। यहाँ पे बियाना में जो है अध्यापक, विद्यार्थी और जनसाधारण जो है वो एक बहुत बड़ा जुलूस निकालते हैं और मेटरनिक के महल की ओर चल पड़ते हैं, और रास्ते में जो है वो नारे लगाते हुए चलते हैं, मेटरनिक मुर्दाबाद। और इससे जो मेटरनिक था, अब लोगों में एकता आ रही है, काफ़ी सारे लोग यूनाइट हो गए और उनमें एक जोश भी है कि किस तरह से फ्रांस में जो है वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका है। तो यहाँ पे जो है वो मेटरनिक को फाइनली इन राज्यों में जो विद्रोह खड़े हुए, जिसमें बेडन है, हेस है, सेक्सनी है, बवेरिया है, वटनबर्ग है, इन लोगों ने जो है उदार शासन जो है वो लागू कर दिए। और पर्शिया की राजधानी बर्लिन में भी कुछ उपद्रव होते हैं, और यहाँ पे जो शासन है वो किसका है? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। अब कौन आ गया है फ्रेडरिक विलियम थर्ड के स्थान पर? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इसने भी जो है अपने राज्य में उदार संविधान लागू कर दिया, और इस तरह से जो है उसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता और एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व का भी वचन दिया। अब लोगों ने बोला कि हाँ, हमारे पास कोई बड़ा स्टेट तो है नहीं, तो फ्रेडरिक विलियम जो कि पर्शिया का शासक है, उसको बोला कि आने वाले समय में जो है जो दूसरे जो पार्ट है जर्मनी के, इसको यूनाइट करने का काम जो है वो आप ही करेंगे, आपको ही लीड करना है। मेटरनिक भागकर इंग्लैंड चला जाता है, और इन सभी राज्यों ने जो है लोगों को कई प्रकार के अधिकार जो है वो दिए, जिसमें भाषण लिखने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो जनता को प्रदान करते हैं, जुलूस निकालने की स्वतंत्रता। और इस तरह से राष्ट्रीय संसद की जो है वो यहाँ पे स्थापना की जाती है, और एक नवीन संविधान का निर्माण करने का भी फैसला लिया जाता है। और अब जो राष्ट्रीय संसद थी वो कौन सी थी? पार्लियामेंट ऑफ फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट का एरिया आपने देखा, फ्रांस के साथ राइन नदी के साथ ही लगता है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला जो एरिया है फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे ये इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पे होता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। 1848 की क्रांति के बाद राष्ट्रीय संसद, जिसको कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है, इसका निर्माण होता है। 585 मेंबर्स है। हेनरिस वॉन गॉगरिन को इसका जो वो हेड प्रधान चुना जाता है। पहली सभा फ्रैंकफर्ट में होती है, इसलिए इसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहा जाता है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जर्मनी के लिए एक संविधान तैयार करना है, कि किस तरह से आने वाले समय में एक रोड मैप तैयार करना है, कि किस तरह से जो है वो इसका जो है आने वाले समय में यूनिफिकेशन किया जाएगा, है ना। तो इसमें राज्य के लगभग 600 निर्वाचित प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए, और इसमें जो है पर्शिया का जो सम्राट है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, इसका क्या किया जाता है? इसको हेड नियुक्त किया जाता है, किसका? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का। लेकिन जो फ्रेडरिक है उसने जो है वो इनकार कर दिया, है ना। अब यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट मिली जो जर्मनी के देशभक्त है, कि यह किराए पे पानी फिर गया उनका। ये बोलता है कि मैं जो हूँ वो सम्राट के पद को ग्रहण करने से उसने मना कर दिया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया उस पोस्ट को। इसके क्या कारण थे? सबसे पहले जो है वो फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो है वो एक कंजर्वेटिव है ना। तो दो तरह के आइडिया है यूरोप के अंदर, एक कंजर्वेटिव है, एक लिबरल है। कंजर्वेटिव क्या है? जो कि रूढ़िवादी टाइप के है, जो कोई व्यवस्था में परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं होते हैं। और जो दूसरे हैं आपके, वो है लिबरल कौन है? उदारवादी है। वो क्या करते हैं? वो सुधार लाना चाहते हैं वक्त के साथ साथ। तो ये कंजर्वेटिव है, इसलिए पार्लियामेंट का विरोध किया। राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास करता है, डिवाइन जो सिद्धांत है राजा का, कि राजा ही सब कुछ है। और फ्रैंक पार्लियामेंट द्वारा जो संविधान है उसको मानने से ये मना कर देता है। इसके बाद क्रांतिकारियों के हाथों से, अब वो अपना जो है वो इंसर्ट समझता है कि मैं क्रांतिकारी के हाथों से मुक्त क्यों ग्रहण करूं, है ना, मैं क्यों राजा बनूं इनके बोलने से।
इसके बाद जो वास्तविक जो कारण था वो ये था कि ऑस्ट्रिया की जो शक्ति है उससे अब ये डरता था, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो मेटरनिक है, ये जो ऑस्ट्रिया है वो अभी डिफीट नहीं हुआ है पूरी तरह से। तो यहाँ उसको ये भी डर है कि कहीं पे दोबारा से मेटरनिक वापस ना आ जाए, और इस तरह से जो है इससे भयभीत होकर भी ये जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है सम्राट बनने को। तो इस तरह से पर्शिया के शासक ने अपने राज्य में जो है वो उदार जो संविधान था उसको समाप्त कर दिया, और देखा देखी में जो दूसरे स्टेट्स थे उन्होंने भी जो है उदार संविधान जो लागू किया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद उसको समाप्त कर देते हैं, और इस तरह से जर्मनी के विभिन्न जो राज्य है उसमें दोबारा से निरंकुश और तानाशाही सरकारों की जो है वो स्थापना हो जाती है। तो फर्स्ट फेज जो है, अब जो फ्रांस की क्रांति थी उसका जो इफेक्ट था वो भी खत्म हो जाता है 1848 तक, 49 तक आते आते। तो इस कारण से जो ये फर्स्ट फेज आपका शुरू हुआ 1815 से लेकर 48, यहाँ पे जो जर्मनी का यूनिफिकेशन है उसका काम पूरा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे ये आप देख रहे हैं विलियम फेडरिक फोर्थ, लेकिन इसने जो आने वाले समय में धीरे धीरे जो है जो जर्मनी के जो देशभक्त थे, ऑस्ट्रिया के डर से उसने ये सारा का सारा किया, लेकिन इसने जो है दोबारा से फिर से जो है वो इसको कंटिन्यू जारी रखा। और फर्स्ट फेज जो है इसमें कुछ जो जर्मनी के जो देशभक्त थे उनको ये लेसन मिला कि जब तक ऑस्ट्रिया की सत्ता को जो है ऑस्ट्रिया को सत्ता को समाप्त नहीं किया जाता जर्मनी से, तब तक जो है वो यूनिफिकेशन संभव नहीं हो सकता है। और ऑस्ट्रिया को जो है वो सिर्फ संविधानिक तरीकों से बाहर नहीं किया जा सकता है जर्मनी से, उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक सख्त नीति अपनानी पड़ेगी जिसको कि रक्त और लहू की नीति कहा जाता है। और वैधानिक ढंग से एकीकरण के कार्य को पूरा करना जो है वो इम्पॉसिबल है। तो ये जो फर्स्ट फेज था इसमें जो इसके जो ये मूवमेंट था वो फेलियर हो जाता है। कोई भी मूवमेंट फेल होता है, लेकिन उसके जो उद्देश्य है वो आने वाले समय में जो है वो हमें पता चलते हैं। जैसे हमारा 1857 का जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहते हैं इंडियंस, वो फेल हो गया। लेकिन आने वाले समय में हमारे जो मूवमेंट चलता है नेशनल मूवमेंट, उसमें एक क्रांति, एक जो राष्ट्रीयता की जो स्पिरिट थी, एक जो मोटिवेशन का काम करने का कार्य जो है वो किया। तो सेम यहाँ पे भी जो है वो ये जो फर्स्ट फेज था इसने आने वाले समय में जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए जो है वो एक मोटिवेशन का कार्य किया। इसके जो फेलियर के कुछ कारण थे, जिसमें क्या क्या, जैसे हमारी 1857 की जो क्रांति थी उसमें एक तो उद्देश्य सम्मान नहीं थे, है ना, इक्वल जो है वो एम नहीं था कि क्या करना है। एक जो पक्ष था वो बोलता था कि साम्राज्यवाद का पक्षधर था, एक जो है वो गणतंत्र की बात करता था। इसके साथ साथ क्रांतिकारी जो थे उनमें एकता का अभाव था, राष्ट्रीयता की भावना की कमी थी, अभी इतनी प्रबल नहीं हुई थी। दूसरा जो है वो एक योग्य लीडर भी चाहिए, वो भी एक बिस्मार्क की तरह अनुभवी नेता की यहाँ पे कमी है अभी तक, है ना। तो लीडर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो है पर्शिया का जो सम्राट है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, इसने जो है वो ये ऑस्ट्रिया की शक्ति से जो वो अभी भयभीत है। उसको ये लगता है कि जर्मनी अभी इतना काबिल नहीं हुआ है कि वो ऑस्ट्रिया का सामना कर सके, है ना। तो इस तरह से ये जो सारे के सारे कारण थे, इसके कारण ये पहला जो फेज़ है वो सक्सेस नहीं हो सका। तो आने वाले समय में हम जो सेकंड फेज़ है, जिसमें जो फेडरिक विलियम ये जो विलियम फर्स्ट है और बिस्मार्क है, उसने किस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन किया और कौन कौन से इसमें युद्ध लड़े गए, उसकी हम बात करेंगे। तो आई होप फर्स्ट वाला जो आपको पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सेकंड वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा जर्मनी का यूनिफिकेशन समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप इससे आपको हेल्प मिली होगी। आप इसको शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ताकि मैं दूसरा जो वीडियो है उसको बना सकूं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू।